नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल G++ भोमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 2 वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे। मेरी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्नमाला का अध्ययन करने से पहले कक्षा 9 की प्रश्नमाला 1.1 जो संख्या पद्धति से संबंधित है उसका अध्ययन करें, ताकि आप वास्तविक संख्याओं के ऊपर रीच कर जाओगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर हम इस वीडियो के अंदर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नमाला 2.1 पढ़ने से पहले आपको यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को अच्छी तरह समझना होगा। हमने भाजकता का नियम बचपन से पढ़ा है कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, या इसको मैं केवल भाज्य लिखूं तो वो भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस समीकरण से सारे परिचित हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 57 है। 57 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 16 का भाग देना है। तो 16 का अगर 57 में हम भाग देंगे, 57 में कितने का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे, तो 16 तिये 48, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएंगे, 48। कितने बचे हमारे पास, 9। तो 57 के अंदर 16 का भाग दिया तो 16 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ा, 3 तक, यानी 16 तिये 48, और शेषफल हमारे पास कितना बचा, 9। तो 16 गुणा 3 प्लस 9 वो इक्वल होगा 57 के, यानी 57 इज इक्वल टू 16 × 3 प्लस 9। तो ये हमारे पास है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। यूक्लिड ने इसी को अपनी एक प्रमेयिका के रूप में नाम दिया है कि अगर ए कोई भाज्य संख्या है, ए को क्या बोल दिया, भाज्य, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के रूप में हम इसको लिखें तो क्या बन गई यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर ए भाज्य, बी क्यू, बी भाजक, क्यू भागफल प्लस आर रिमाइंडर शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर के लिए कंडीशन है, आर निश्चित रूप से कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, शेषफल। देखो किसी संख्या के अंदर जैसे 57 के अंदर हम 16 का भाग दे रहे हैं, तो 16 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल के लिए कंडीशन है भाई, शेषफल है वो अधिक से अधिक कितना आ सकता है, 15 आ सकता है, क्योंकि 16 शेषफल कभी नहीं आएगा। 16 तो शेषफल कैसे आ सकता है, अभी हम एक डिजिट आगे तक पढ़ लेंगे, तो 16 शेषफल नहीं आएगा, यानी 16 से कम। तो शेषफल हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 16, और कम से कम शेषफल अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए कोई संख्या के अंदर, तो फिर शेषफल क्या आ सकता है, 0। यानी किसी संख्या ए के अंदर किसी संख्या बी का यदि हम भाग देते हैं तो भागफल तो क्यू आता है और शेषफल आर आता है। आर के लिए कंडीशन है कि आर है वो 16 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है कि किसी भी संख्या को, किसी भी वास्तविक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल है। किसी भी वास्तविक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है, जिसको 2.1 नाम से भी प्रश्नमाला में दर्शाया गया है, और इसको विभाजन एल्गोरिदम भी, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं प्रश्नमाला के अंदर, उसका भी अध्ययन करते हैं। एक इसके अंदर जो बीजगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, या इसको मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। अंक गणित की
अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अभी हमने ऊपर जो अध्ययन किया है वो किसका किया है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, या फिर इसको यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का थी ये, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है, चाहे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये अद्वितीय होता है अगर हम क्रम को ध्यान में रखें तो। जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 5। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाज्य संख्या कौन सी होती है? पहले हम अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे फिर भाज्य बताऊंगा। देखो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसका स्वयं व एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। जिसका एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं हो, वो क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 1। 3 को लिख सकते हो 3 गुणा में 1। 5 को लिख सकते हो 5 गुणा में 1। 7 गुणा में 1। 11 गुणा में 1। इस प्रकार से एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या कौन सी होगी? वह संख्याएं या वे संख्याएं जिनमें या जिसके एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसके अलावा देखो, जो छूट गई वो मैंने किसको छोड़ा? 4 को। तो 4 को लिख सकते हो आप 2 गुणा में 2 गुणा में 1। 6, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 1। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्याएं। क्योंकि इसको ये भी लिख सकते हैं हम 6 गुणा में 1। तो स्वयं और 1 तो इसके गुणनखंड है ही, इसके अलावा 2 और 3 भी इसके गुणनखंड हैं। तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या थी? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 6 है तो 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3। अब देखो, मैंने गुणा में 1 भी लगाया, लेकिन यहाँ सिर्फ हमने गुणनखंड किए थे। जब हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की बात करेंगे तो केवल इतना ही लिखेंगे, 6 = 2 × 3, यानी 2 गुणा में 3। क्योंकि 1 तो ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये तथ्य भी आपकी अच्छी तरह से दिमाग में होने चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो कौन सी है? 2 सबसे छोटी। और एकमात्र ऐसी सम संख्या भी है जो अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है। तो विद्यार्थियों के ये तथ्य भी दिमाग में होने चाहिए।
अब हम प्रश्नमाला 2.1 का अध्ययन करेंगे। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखो, हमें एक ऐसा विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है जिसका वर्ग करने पर हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, 8q + 1 इस रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो मानना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो a को आप किस तरह का धनात्मक पूर्णांक मानोगे? एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक माना है मैंने, देखो, लेकिन यहाँ का है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हमने एक बार a को कोई भी धनात्मक पूर्णांक माना है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो वो यूक्लिड के अनुसार किस रूप में होगा? bq + r के रूप में होगा, bq + r इस रूप में होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो। यहाँ देखो q इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे आ रहा है, इसको हम q की जगह कोई और संख्या मान लेंगे। तो a को हम इस तरह रूप में मान लेते हैं कि a बराबर है वो किस रूप में है? bc + r के रूप में। तो ये c है, यहाँ पर क्या है? भागफल है। इस q के रूप में इसको नहीं लेंगे एक बार, क्योंकि q अपने प्रश्न के अंदर यहाँ पे आ रहा है। तो a बराबर क्या है? bc + r इस रूप में होगा। अब a को आपको किस रूप में मानना है, यहाँ पर कंडीशन इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो q है वो तो क्या है? भाजक, और ये 8 भाजक है और q क्या है? भागफल है। तो 8 यहाँ पे गुणा में आना चाहिए वर्ग के अंदर, यानी वर्ग करने पर 8 आना चाहिए। तो मैं a को धनात्मक पूर्णांक को किस तरह से मान सकता हूँ कि a ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? 2b के रूप में मान लो, चाहे 2c के रूप में, कैसे ही 2b, या फिर a कैसा हो सकता है? 4b, या कैसा हो सकता है? b, 2b, 4b, 3b, कुछ भी मान सकते हैं हम। लेकिन यहाँ हमें देखो ये 8q + 1 इस तरह की संख्या प्राप्त करनी है यहाँ पर, तो इसको देखना है। और साथ में ये भी दिमाग में रखने वाली बात है कि वर्ग, यानी वर्ग करने पर हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 का वर्ग करने पे तो 8 प्राप्त नहीं होता, 4 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 16 प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ 16 प्राप्त हो रहा है तो वहाँ 8 भी हमें मिल सकता है। इसलिए ये न मान के हम क्या मानेंगे? 4b। यानी किस तरह से मानेंगे ये एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे सीधा ही। जब हमें 8q के रूप में लिखना है तो 4b के रूप में, कि जो a है वो किस रूप में है? 4b + किस रूप में है? 4b + r इस तरह का है। अब r के लिए कंडीशन कि r कैसा होना चाहिए? इसने कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो जब यहाँ 4 से हम विभाजित कर रहे हैं, किससे विभाजित कर रहे हैं? 4 से अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ सकता है? r क्या आ सकता है? यहाँ भाजक कितना है? भाजक 4 है। अगर हमने यहाँ 4 मान लिया तो भाजक 4 है, तो r क्या हो सकता है? 4 से छोटा होगा, यानी r है वो क्या होगा? <4 और <0। तो > 0 बराबर भी हो सकता है, 0 तो हो ही सकता है, कम से कम 0 हो सकता है 4 से छोटा। तो 0, 1, 2 और 3 ये शेषफल हो सकते हैं। तो इस संख्या के रूप क्या बनेंगे हमारे पास? 4b। दूसरा अगर इसका रूप बनाना चाहे तो क्या बनेगा? दूसरा क्या बन सकता है? 4b + 1, 4b + 2 और 4b + 3। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये समझने वाली कि हमने इस रूप में मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक है वो ऐसे होगा, a बराबर bc + r, या a बराबर b, ये रूप होगा उसका। तो यहाँ ये c हमने देखा कि जो भाजक है वो क्या है? 4 है, क्योंकि 4 का वर्ग उसके अंदर 8 आ जाएगा। 16 है, 16 के अंदर गुणनखंड में होता है 8, तो ये 8 हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से वर्ग करने पर। तो हमने इस रूप में इसको मान लिया, a बराबर 4b +
आर, 8 भी मान सकते हो आप, लेकिन चूँकि 4 से ही प्राप्त हो रहा है तो बड़ी संख्या नहीं लेके हम छोटी संख्या ही लेंगे, 4b + r। अब इसने कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक, हमें केवल क्या लेने हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये तो सम और विषम सारे ही आ गए, क्योंकि 4b ये सम हो गया, अगर ये सम है चाहे विषम है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4b + 1 क्या हो जाएगा, 4b + 1, और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 4b + 3। b यहाँ पे कोई भी संख्या हो, लेकिन अगर गुणा में 1, प्लस में 1 और प्लस में 3 है तो संख्या में रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए हमारे पास 4b + 1 और 4b + 3। अब इसका वर्ग पूछा है, तो 4b + 1 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर लगानी है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर आगे यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, a² + 2ab + b²। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, 4b, 4b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 4b गुणा में 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आया, 16b² प्लस 8b + 1। अब देखो यहाँ से किस रूप में, इस रूप में दर्शाना है, तो 8 कॉमन चाहिए, 8 को कॉमन ले लो, बचा क्या 2b², यहाँ क्या बचा b और प्लस में 1, इसको लिखेंगे 8q + 1, जहाँ q बराबर 2b² + b, यानी q को यहाँ ये मान लिया। तो q एक यहाँ पर क्या है, q बराबर ये है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार अब दूसरा रूप इसका क्या था, ये था 4b + 3, इसकी भी स्क्वायर करो। तो 4b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 4b गुणा में 3 प्लस 3 का स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो 16b², ये कितने हो गए, 8 × 24, b + 9। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, एक बार देखो इसको थोड़ा सा इस तरह दोबारा लिख लोगे, 24b + 8 + 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 को मैंने लिख दिया 8 + 1। अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लिया तो बचा क्या, क्या बचेगा 2b² + 3b + 1, और ये प्लस में 1, 2b² + 3b + 1, और ये प्लस में 1, वैसे वैसे क्योंकि सिर्फ इन 3 टर्म में कॉमन लिए 8, इस पूरे को क्या लिख देंगे हम, q + 1, जहाँ q बराबर 2b² + 3b + 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने ये दर्शा दिया कि किसी भी एक विषम संख्या का, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q, 9q + 1 और 9q + 3 के रूप में होता है। तो सेम प्रश्न है पहले की तरह ही, इससे आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमें कंसेप्ट देखना है कि 9q, 9q + 1 और 9q + 3, यानी भाज्य संख्या जो, भाजक जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि ये 9 से भाग देना है। एक आप कंसेप्ट बना सकते हो अपने दिमाग के अंदर कि हमें किस तरह की संख्या लेके चलनी है। तो ये क्या होना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, यानी घन में 9 आना चाहिए। तो हमें किस प्रकार का धनात्मक पूर्णांक मानना है वो हमें यहाँ से पता लग जाता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो a है वो किस रूप में होगा, तब यह किस रूप में होगा, ये
क्योंकि 3 है वो भाजकता के नियम में अगर देखते हैं तो कोई संख्या है वो अगर 9 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होती है, यानी ये 3 का मल्टीपल है कुल मिला के। तो हम 3 का अगर हम घन करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 9 भी उसके अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा, 9 भी उसका एक फैक्टर है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में मान के चलना है कि वो धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। 3m 3a 3c 3b कुछ भी ले सकते हो इस q के अलावा, 3m इस तरह से होगा वो। तो अगर हमने इस धनात्मक पूर्णांक a को 3m के रूप में मान लिया तो इसका मतलब भाजक हमारे पास यहाँ 3 बन गया। 3 अगर भाजक बन गया तो वो a 3m के रूप में हो सकता है, या वो कैसा हो सकता है, 0 शेषफल हो तब, 1 शेषफल हो तो 3m + 1, और अगर 2 शेषफल हो तो कैसा होगा, 3m + 2, क्योंकि यहाँ r के लिए कंडीशन है, r है वो क्या होगा, <3 एंड <0। अगर इस तरह से संख्या बन गई तो अब हमें प्राप्त हो गई संख्या ये। अब इसका घन देखना है हमें, इसका घन का क्या रूप होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3m धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक के घन देखना है, यानी किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो घन का मतलब 3m की क्यूब हो गई, 3m का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, 3 3 9 9 3 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 और m की क्यूब, तो 9 3 27। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 3m³। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि, लेकिन रूप हमारे पास ये है 9q के रूप में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9q, जहाँ q बराबर क्या है, 3m³ एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार दूसरा क्या है, 3m + 1, तो 3m + 1 इसकी क्यूब करेंगे। अब a + b की क्यूब क्या होती है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, a + b की क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ba² प्लस b की क्यूब। तो इस रूप में इसको लिखेंगे, तो 3m की क्यूब प्लस 3 × 3m, फिर 1 की क्या जाएगी, स्क्वायर गुणा में, प्लस इसी प्रकार 3 × क्या आएगा, 1 × b की स्क्वायर, यानी 3m की स्क्वायर और प्लस 1 की क्यूब। a और b, a यहाँ पे 3m है और b यहाँ पे 1 है, फॉर्मूले के अंदर मान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा अपने आप। ये बन गया 9m की क्यूब, 3 3 9 9 3 27m, ये कितना बन गया, 3 3 9, देखो 3 और ये 3 का स्क्वायर 9 9 3, ये भी क्या बना 27m² प्लस ये 1। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लेंगे तो ये बना m³ प्लस, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3m प्लस ये 3m², एक को वैसे के वैसे, केवल ये 3 टर्म में से 9 कॉमन आ गया, 9 इसको लिखेंगे q + 1, 9q + 1, इस पूरी टर्म को मैंने q लिख दिया, 9q + 1, जहाँ q बराबर क्या है, m³ + 3m + 3m², ये है एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार 3m + 2 इसकी क्यूब करेंगे सेम ही वे से, तो क्या बन जाएगा, 3m की क्यूब यानी a की क्यूब प्लस 3 × 3m × 2 की क्यूब प्लस 3 × 2 × 3m की स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब। हल करेंगे तो 27m³
ये कितना बना, 3 3 9, और ये पहले 2 की क्यूब स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 4 3 12 12 3 36 m प्लस ये 3 3 9 9 दूनी 18 18 3 54 m की स्क्वायर प्लस ये आया 8 2 की क्यूब। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो और भी चीज़ आ रही होगी, लेकिन हमें कॉमन क्या लेना है, 9 लेना है केवल, जो भी अंदर बचेगा वो बच जाएगा। 3 m क्यूब 9 चौके 36 m 6 m स्क्वायर प्लस 8, तो क्या बना 9, इसको लिखोगे क्यूब, 9 क्यूब प्लस 8, 9 क्यूब प्लस 8, जहाँ क्यूब बराबर जो ब्रैकेट में संख्या है उसको लिखना है बस, 4m प्लस 6m स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है। नीचे लिख दोगे, इति सिद्धम, दर्शाना था ये, हमने ये दर्शा दिया बिल्कुल इसी तरह से। तीनों प्रश्न जो 1 2 3 है वो एक ही तरह के प्रश्न है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, एक में वर्ग पूछा था, एक में घन पूछा है, और अब तीसरे प्रश्न के अंदर केवल विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा है कि वो इस रूप में हो सकता है। तो हम यहाँ से ही कंसेप्ट आपको बताया भी, यहाँ से हमें कंसेप्ट लेना है कि इसमें भाजक क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो भाजक इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 6 भाजक दिखाई दे रहा है। तो केवल हमें वर्ग तो करना नहीं है, तो केवल संख्या ही प्राप्त करनी है, तो वो केवल उसी भाजक से प्राप्त की जा सकती है जो भाजक हमें दिखाई दे रहा है। तो माना धनात्मक पूर्णांक ए है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से अगर धनात्मक पूर्णांक ए है और इसमें हमें भाजक दिखाई दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक ए है और भाजक इसमें क्या है, भाजक क्या है 6 है, यानी b का मान, भाजक जिसको हम b लिखते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रक्रिया में, वो कितना है 6 है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अंदर जो भाजक है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस r होती है। तो यहाँ a बराबर क्या है, b कितना है 6, q प्लस r। तो जब b अगर 6 है तो r कौन सा गुण, r का क्या गुण होगा, r है वो छोटा होगा किससे, 6 से, क्योंकि 6 से कम रहेगा। अगर किसी संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं तो शेष फल हमेशा 6 से क्या रहेगा, कम, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा। तो r के मान हमें पता लगे ना भी, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5। तो संख्या है वो क्या हो सकती है, किस रूप में हो सकती है, 6q प्लस 0 यानी 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो धनात्मक पूर्णांक है वो इतने रूपों में हो सकता है, इसके अलावा कोई रूप नहीं हो सकता इसका। लेकिन इसने कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ये बनेगा सारा जिसमें भाजक 6 हो। इसने कहा केवल विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये 6 है, 6 के गुणा में कोई भी संख्या हो सम आएगी, ये भी सम आएगी, लेकिन उसमें 1 जुड़ेगा तो विषम क्या हो गया, ये हो गया। ये 6 है, इसमें 3 जुड़ेगा तो ये भी विषम हो गया। ये 6 है, 6 क्यों इसके गुणा में प्लस में 5 है तो ये भी क्या हो गई, विषम हो गई। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप में होगा। इस प्रश्नमाला के कुछ बाकी प्रश्न रहे हैं वो, और इसके अलावा 1.2 आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी तरह से आप बुक लेके बैठोगे और अध्ययन करोगे तो मैं समझता हूँ आपके जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।